दोस्तों नमस्कार। जब भी चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल साम दाम दंड भेद तमाम नीतियां अपनाते हैं। वह चुनाव चाहे आम चुनाव हो, वह चुनाव चाहे उपचुनाव हो, उन तमाम चुनाव के दौरान राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनकी जीत हो और इस जीत के लिए साम दाम दंड भेद वाली नीतियां अपनाते हैं। और भाजपा ने राजस्थान में यही नीति अपनाई है। हालांकि पहले यही नीति भाजपा एक बार अपना चुकी है और उस नीति के तहत भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन अब जब राजस्थान की एक सीट 12 अंता मांगरोल पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें 11 नवंबर को मतदान होना है, वहां भी भाजपा उसी नीति पर आगे बढ़ने की सोच रही है। लेकिन क्या यह नीति भाजपा के लिए फायदे का सौदा होगी या फिर घाटा होगा, यह तय तब होगा जब उपचुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को सामने आएगा। दरअसल भाजपा की जो यह नीति है वह यह है कि भाजपा ने मंत्री बनाने का शगुफा छोड़ते हुए, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वे उपचुनाव में प्रचार करने के लिए गए थे तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया और शगुफा छोड़ते हुए मदन राठौड़ ने कह दिया कि उपचुनाव में जीतने वाला भी मंत्री बन सकता है। अब यह शगुफा इसलिए छोड़ा गया है कि उपचुनाव में भाजपा की जीत हो जाए और जनता यह सोचे कि अगर हमने भाजपा को उपचुनाव में वोट दिया तो हम किसी मंत्री बनने वाले विधायक को विधानसभा भेज रहे हैं। यह कहकर मदन राठौड़ ने उपचुनाव जीतने का दांव चल दिया। हालांकि आपको याद होगा कि राजस्थान में जब 200 सीटों पर आम चुनाव होना था, उन आम चुनाव की प्रचार के दौरान ही करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था और उसके बाद में उपचुनाव वहां हुआ था। उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा ने ऐसा ही दांव चला था और सुरेंद्र पाल टीटी जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बना दिया था। लेकिन भाजपा का यह दांव उल्टा पड़ा था और भाजपा को यहां मुंह की खानी पड़ी थी। वह करणपुर सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी, जबकि सुरेंद्र पाल टीटी को भाजपा ने मंत्री भी बना दिया था। अब ठीक वैसे ही मदन राठौड़ ने वह दांव चला है कि अंता मांगरोल सीट से यदि भाजपा का उम्मीदवार चुनाव जीत जाए तो निर्दलीय इस उम्मीदवार नरेश मीणा चूंकि भाजपा की परेशानी बढ़ा रहे हैं, ऐसे में यह दांव मदन राठौड़ ने चला, कहा कि उपचुनाव में जीतने वाला भी मंत्री बन सकता है। लेकिन यह दांव भले अंता 12 मांगरोल सीट के लिए हो, लेकिन इस चर्चा के साथ ही राजस्थान में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राजस्थान में इस उपचुनाव के बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। दरअसल फेरबदल की भी चर्चा है, लेकिन फेरबदल की संभावनाएं कम है। कम इसलिए है क्योंकि राजस्थान में अभी निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। उसमें अगर फेरबदल होता है और फेरबदल में कई मंत्रियों की छुट्टी हो जाती है तो फिर भाजपा की स्थिति उन क्षेत्रों में बिगड़ सकती है, या यह कहा जा सकता है कि भाजपा ने अब तक नॉन परफॉर्मेंस मंत्री बना रखे थे। ऐसे में विस्तार की संभावना ज्यादा है और फेरबदल की संभावना कम है। अब अगर विस्तार होता है तो भी भाजपा के लिए काम आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि स्थान सिर्फ 6 खाली है। दरअसल किसी भी राज्य में कुल विधानसभा सीटों से 15% लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं, विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में राजस्थान में जो 200 विधानसभा सीट हैं उनमें 30 मंत्री मुख्यमंत्री सहित बन सकते हैं। ऐसे में अभी राजस्थान में कुल मिलाकर 24 मंत्री मुख्यमंत्री सहित हैं और 6 स्थान खाली हैं। अब 6 स्थान पर अगर विस्तार होता है तो बनने वाले लोगों की सूची बहुत लंबी है, यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति भाजपा विधायकों में हो सकती है। क्योंकि पहली बार जो मंत्री बने हैं उनमें अधिकांश लोग वे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, यानी कि जो अनुभवी मंत्री हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे में अगर 6 सीटों पर मंत्री बनाए जाते हैं विधानसभा उपचुनाव के बाद में, तो बहुत लंबी फेरहिस्त है और उस फेरहिस्त में से 6 लोगों को नाम तय करके मंत्री बनाना भाजपा के लिए कोई आसान काम नहीं रहने वाला। क्योंकि अब भाजपा सरकार को अपनी दूसरी वर्षगांठ मनानी है दिसंबर में, और उसके बाद में 6 महीने और हो जाएंगे, तब निकाय और पंचायत चुनाव जो संभावित हैं वे होने हैं। उसके बाद में एक तरह से मानिए कि अगले चुनाव की तैयारियां बाकी बचे 2.5 साल में शुरू हो जाती हैं। जनता का रुख भी उसी तरह से सरकार के प्रति हो जाता है। ऐसे में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर एक तरह से सिगुफा मदन राठौड़ ने छोड़ दिया है। वैसे भी पिछले दिनों
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा हुई थी और दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां तो होनी ही है, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल होगा या विस्तार होगा, इसे लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई थी। दरअसल मैंने कहा कि फेरबदल होने की स्थिति में बहुत सारे मंत्रियों को हटाना पड़ेगा और नए लोगों को शामिल करना पड़ेगा, तो संभावना ज्यादा यह बन जाती है कि बहुत सारे नए चेहरों को मौका मिल जाए। लेकिन अगर बने बनाए मंत्रिमंडल को छेड़कर नए लोगों को मौका दिया जाता है तो फिर पार्टी के अंदर विरोध और विद्रोह की स्थितियां भी बनती है। ऐसे में जो 6 स्थान खाली हैं, उन स्थानों को भरने के लिए भाजपा जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। यह विस्तार सरकार की दूसरी वर्षगांठ से पहले और उपचुनाव के रिजल्ट के बाद में हो सकता है, जो कि 15 नवंबर के बाद में संभावित माना जा सकता है। लेकिन बात यह है कि अंता 12 मांगरोल विधानसभा सीट की स्थिति क्या है, तो वहां भाजपा की यह सीट फंसी हुई है और भाजपा सरकार के लिए यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए है क्योंकि यह सीट भाजपा के खाते में थी जब 2023 का मुख्य चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, तो भाजपा के उम्मीदवार कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्हें हराकर यह सीट जीती थी। अब उनकी विधायकी चली गई, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन यह उपचुनाव भाजपा के लिए बुरी तरह से फंस चुका है। और फंस इसलिए चुका है क्योंकि नरेश मीणा निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक चुके हैं। नरेश मीणा जिन वोटरों को टारगेट कर रहे हैं वे तमाम वोटर भाजपा के खाते से माइनस होना तय माना जा रहा है। उधर पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया फिर मैदान में है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने पहले दिन से इस चुनाव पर बढ़त बना ली है। बढ़त का कारण यह है कि कांग्रेस ने सबसे पहले उम्मीदवार की घोषणा तभी कर दी जब उपचुनाव की घोषणा हुई। वहीं भाजपा में काफी खींचतान के बाद में नए चेहरे मोरपाल सुमन को मौका दिया गया, जबकि बहुत सारे पुराने चेहरे यहां चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसमें प्रभुलाल सैनी का नाम प्रमुखता से आगे लाया जा रहा था, या फिर यह कहा जा रहा था कि कंवरलाल मीणा जिनकी विधायकी गई है उनके परिवार में से ही किसी को उम्मीदवार भाजपा बनाएगी। लेकिन इन दोनों से अलग हटकर मोरपाल सुमन जैसे नए नाम पर भाजपा ने भरोसा किया। ऐसे में भाजपा का पुराना कैडर मोरपाल सुमन के साथ में नजर तो आ रहा है, लेकिन भाजपा का चुनाव जो है वह परवान पर नहीं चढ़ पा रहा है। अब चूंकि आज 2 तारीख हो चुकी है और अगला 1 सप्ताह जो चुनाव प्रचार के लिए बचा है, उसमें भाजपा कितना जोर लगा सकती है यह अलग बात है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए मदन राठौड़ ने शिगुफा तो छोड़ते हुए एक तरह से मोरपाल सुमन के लिए कुछ स्थितियां अच्छी बनाने का प्रयास करते हुए कह दिया है कि उपचुनाव में जीतने वाला मंत्री बन सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि करणपुर में यही दाव भाजपा ने खेला था और यह दाव उल्टा पड़ा था। ऐसे में यह चुनाव थोड़ा सा अलग हटकर है, और अलग हटकर इसलिए है कि बार बार एक ही चर्चा होती है कि यहां अब तक वसुंधरा राजे का ना कोई बयान है, ना कोई भाषण है, ना वे चुनावी क्षेत्र में आई हैं, ना कोई चर्चा हो रही है। और यह बात भाजपा के लिए बहुत बड़े घाटे का सौदा कहीं ना कहीं होती दिख रही है। हालांकि वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह जो सांसद हैं यहां से, वे चुनाव प्रभारी तो बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक इतना होने के बावजूद भाजपा का चुनाव प्रचार परवान पर नहीं चढ़ना भाजपा प्रत्याशी के लिए परेशानी का कारण तो है। हालांकि भाजपा के लिए एक प्लस पॉइंट यह है कि जिस वर्ग के मोरपाल सुमन है वह माली जाति या बहुतायत में मतदाता के रूप में मौजूद है और वह वोट निश्चित है कि मोरपाल सुमन के साथ जाएगा। लेकिन भाजपा का परंपरागत वोट बैंक धाकड़ और गुर्जर वह नरेश मीणा के पक्ष में झुकता दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है, वहीं मीणा जाति जो पिछली बार कंवरलाल मीणा जो भाजपा उम्मीदवार थे उनके साथ थी, वह भी बहुत बड़ी संख्या में नरेश मीणा के खाते में जाती दिख रही है। ऐसे में यह जो सारा नुकसान होना है वह सीधा सीधा भाजपा के खाते में जाएगा। और कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया को आराम की स्थिति इसलिए है कि प्रमोद जैन भाया के साथ में मुस्लिम एससी और अपर कास्ट का जो वोट है वह साथ जाता दिख रहा है। अब वह कितनी संख्या में जाएगा यह सारी स्थितियां अभी क्लियर नहीं है, लेकिन चूंकि प्रमोद जैन भाया यहां पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पहले विधायक भी रहे हैं
और वे लगभग तमाम मतदाताओं तक अपनी पकड़ रखते हैं। इस पकड़ के सहारे प्रमोद जैन भाया मुकाबले में पहले दिन से आगे चल रहे हैं, प्रचार में भी आगे चल रहे हैं। चूंकि उनके नाम की घोषणा, उम्मीदवारी की घोषणा भी सबसे जल्दी हुई थी, यह भी प्रमोद जैन भाया के लिए फायदे का सौदा रहा है। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस और नरेश मीणा जो निर्दलीय के तौर पर ताल ठोके हुए हैं और भाजपा के लिए सिरदर्द बन गए हैं, उनके बीच में से खुद का चुनाव प्रचार ही आगे नहीं ले जाना है, बल्कि भाजपा उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में नजर आए, ऐसी स्थितियां भी बनानी है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के लिए एक प्लस पॉइंट यह है कि जो पार्टियों का परंपरागत वोट है वह दोनों पार्टियों के पास है, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा को गिनती 1 से शुरू करनी है। लेकिन इसके बावजूद नरेश मीणा चूंकि चुनाव में माहौल बनाने में बहुत शातिर हैं और वे लगातार इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जोर लगाए हुए हैं, उनके साथ में जिस तरह भीड़ चल रही है, खासतौर पर युवाओं की भीड़, वह भी निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए सिरदर्द बढ़ाने वाली तो है। लेकिन मुख्य मुकाबला आकर अंत में पार्टियों के बीच सिमट जाए, यह कहना कोई गलत भी नहीं होगा, क्योंकि निर्दलीय के साथ में बहुतायत में लोग जाएं वह तभी होता है जब दोनों पार्टियों में से एक पार्टी का उम्मीदवार बेहद कमजोर स्थिति में चला जाए, जो अभी तक ऐसा होता लग नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अंता 12 मांगरोल विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने अपना दाव यह चल दिया है कि किसी भी तरह से भाजपा ये सीट बरकरार रखे, उनके उम्मीदवार मोरपाल सुमन चुनाव जीते। और इसके लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दाव चलते हुए कह दिया कि उपचुनाव में जीतने वाला मंत्री बन सकता है, लेकिन क्या अंता मांगरोल की जनता इस बात पर विश्वास करके भाजपा के साथ जाएगी, या परंपरागत रूप से जो वोट प्रमोद जैन भाया के खाते में जाता है वह उनके साथ जाएगा, और भाजपा के खाते में 2023 में जो वोट गया था उस वोट का कितना बड़ा हिस्सा नरेश मीणा के खाते में जाएगा। यह सारी समीकरण अब बनेंगे, बिगड़ेंगे, और लोग खुलकर जिसके समर्थन में आना है आएंगे, जिसके विरोध में आना है उसके विरोध में जाएंगे, और उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगेगी। लेकिन फिलहाल चर्चाओं के अनुरूप मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, नरेश मीणा जिन वर्गों को टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं, उनका वोट जैसे जैसे नरेश मीणा की तरफ खसकेगा, निश्चित मानिए यहां भाजपा की स्थिति कमजोर होती जाएगी।